दोस्तों, मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को अमूमन हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिचुएशंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की बनी रही। इसी टाइम पीरियड में इंडिया को कई ब्रूटल फॉरेन इस्लामिक इन्वेजन्स का भी सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडियन हिस्ट्री का ये वही डार्क चैप्टर है जहां एक ओर इंडिया के सोमनाथ टेम्पल को 17 बार इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा आक्रमण करके लूटा गया, तो वहीं दूसरी ओर चंगेज खान के इन्वेजन का खतरा भारत की सरहदों पर हमेशा बना रहा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी टाइम पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में एक पैन इंडिया इस्लामिक एम्पायर का भी राइज हुआ, जिसने भारत को एक लंबे समय के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी इत्यादि के फील्ड्स में भी इस पीरियड में रिमार्केबल डेवलपमेंट्स देखने को मिले। इंडियन, पर्शियन, टर्क एंड मंगोलॉइड एलिमेंट का फ्यूजन होने की वजह से न्यू स्कूल्स ऑफ आर्ट एग्जिस्टेंस में आए, जिनके अंडर बने आर्किटेक्चरल मार्वल्स आज भी इंडिया की शोभा बढ़ाते हैं। दिल्ली का रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार और ताजमहल इसी मेडिवल पीरियड की बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस का पार्ट हैं। मुगल्स द्वारा लिए गए वेरियस लैंड गवर्नेंस मेजर्स आगे चल के इंडिया के लैंड गवर्नेंस के लिए मील का पत्थर साबित हुए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि भारत की मेडिवल हिस्ट्री कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम इस्लाम के उदय से लेकर भारत में डिफरेंट इन्वेजन्स के माध्यम से उसके प्रसार और विस्तार के बारे में जानने के साथ साथ कंप्लीट इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को टाइमलाइन के साथ कवर करेंगे। इसके लिए हम इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 6 पार्ट्स हैं। पहला, प्री मेडिवल हिस्ट्री। दूसरा, सल्तनत पीरियड। तीसरा, मुगल पीरियड। चौथा, रीजनल किंगडम। पांचवा, भक्ति और सूफी मूवमेंट। और छठा, मराठा पीरियड। भारत की प्री मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हम भारत से कहीं दूर अरब देश में फैले रेगिस्तान से शुरू कर सकते हैं। 6th सेंचुरी एडी में अरब के रेगिस्तान में डिफरेंट कबीलों, जिन्हें हम क्लैन भी कह सकते हैं, का वर्चस्व था। इन सभी कबीलों के रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशंस डिफरेंट थे, लेकिन इन सभी कबीलों में एक बात कॉमन थी, और वह थी कि सभी कबीले मक्का की सिटी के काबा को पवित्र मानते थे और उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। सभी कबीलों में ऐसी मान्यता थी कि जिसका कंट्रोल काबा पर होगा वही प्रॉस्परस होगा। मक्का सिटी के ऐसे ही एक कबीले कुरैश में अब्दुल्ला व आमना जी के घर 570 एडी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 612 एडी में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इन्होंने एक गॉड की पूजा या फिर इबादत करने का संदेश दिया तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले कबीलों ने उनका विरोध किया और हजरत मोहम्मद साहब को 622 एडी में मक्का को छोड़कर मदीना के लिए माइग्रेट करना पड़ा। इस इवेंट को हिजरत कहा जाता है। इसी समय से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। मदीना आते ही मोहम्मद साहब ने धार्मिक प्रचार और सोशल रिफॉर्म का कार्य शुरू किया और यहीं से उन्होंने एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत भी की जो इक्वलिटी पर बेस्ड थी। इसे बहुत से कबीले स्वीकार करने लगे और कई सारे कबीले इस्लामिक बैनर के नीचे आ गए। इससे इस्लामिक पावर बढ़ने लगी और इसी बढ़ती हुई ताकत के बेस पर मोहम्मद साहब ने मक्का पर अटैक कर काबा को अपने कंट्रोल में ले लिया। 632 एडी में मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। इसके बाद इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य खलीफाओं ने संभाला। खलीफा की पोस्ट स्टार्टिंग में केवल रिलीजन से रिलेटेड थी, लेकिन बाद में यह पोस्ट इस्लामिक राज्य सत्ता का सर्वोच्च पद बन गया। खलीफाओं की लीडरशिप में इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ, जिन्होंने अपना कैपिटल दमिश्क या फिर दमिश्कस को बनाया। दमिश्क के खलीफा अल वालिद फर्स्ट के कार्यकाल में इस्लाम का इतना अधिक प्रसार हुआ कि इस्लामिक एम्पायर का ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर के नजदीक पहुंच गया। खलीफा अल वालिद के पॉलिटिकल एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर अल हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि इराक के गवर्नर थे, ईस्ट की ओर इस्लाम के प्रसार करने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने अरबी ट्रेडर्स से इंडियन किंग्स की रिचनेस के बारे में सुन रखा था। मोहम्मद अली इब्न अबू बकर कूफी द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा के अकॉर्डिंग श्रीलंका के राजा ने उमय्यद खलीफा के लिए कॉस्टली गिफ्ट्स को शिप में भरकर भिजवाया, जिसे सिंध के
देवाल पोर्ट पर समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। ये देवाल पोर्ट राजा दाहिर के स्टेट में आता था, इसलिए अल हज्जाज ने राजा दाहिर को लेटर लिखकर कहा कि डाकुओं के खिलाफ एक्शन ले और उनका सामान वापस करें। राजा दाहिर ने असमर्थता जाहिर की और यह कहा कि इस लूट में उनका कोई हाथ नहीं। राजा दाहिर के इस रिस्पॉन्स से अल हज्जाज को सिंध के किंग के कमजोर होने का हिंट मिल गया। अब अल हज्जाज ने अनाउंस कर दिया कि राजा दाहिर से बदला लिया जाएगा, क्योंकि उनके इशारे पर ही उनका सामान लूटा गया है। अल हज्जाज ने अपने नेफ्यू और सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम को 6000 का सेना कमांडर बनाकर भेजा। मकरान पहुंचकर उसको 9000 सैनिक और दिए गए। इस 15000 की सेना को उसने 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें से आधी सेना को उसने समुद्री रास्ते से अटैक के लिए भेजा और आधी सेना को खुद के साथ लेकर जमीनी रास्ते से देवाल पोर्ट पर पहुंचकर उसने सडन अटैक कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने फरमान जारी किया कि जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। सडन हुए इस अटैक से और देवाल में हुए कत्ले आम से दुखी एवं चिंतित राजा दाहिर ने जल्दबाजी की और इंडस रिवर के पूर्वी किनारे पर सेना को लेकर पहुंच गए। इससे इंडस रिवर के वेस्ट में सिंध एरिया बिना वॉर के ही मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग गया। 20 जून 712 एडी के फेमस रिवार वॉर में मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने हाथी पर लकड़ी के होडे पर बैठे राजा दाहिर पर अग्नि बाणों से हमला कर दिया। लकड़ी के होडे में आग लगने से राजा दाहिर का हाथी नदी में कूद जाता है। कासिम के सैनिकों ने तुरंत ही राजा दाहिर को पकड़कर उनकी गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उनके सर के साथ उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियों को अल हज्जाज के पास भेज दिया गया, जिन्हें अल हज्जाज ने खलीफा के पास भेज दिया। इसके साथ ही कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और इस्लामिक एम्पायर का एक्सपेंशन करने लगा। लेकिन 715 एडी में अल हज्जाज और खलीफा की मृत्यु और नए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बनने के बाद अचानक ही परिस्थितियां बदल गई थी। अब जो नए खलीफा बने थे वे अल हज्जाज के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे। जब खलीफा के पास राजा दाहिर की बेटियों को लाया गया तो उन्होंने बताया दैट दे हैव बीन वायलेटेड बाय कासिम, क्योंकि कासिम ने उन्हें 3 दिनों तक अपने साथ रखा था और इसलिए वो खलीफा के लायक नहीं है। गुस्से में खलीफा ने कासिम को बंदी बना के रॉ लेदर में लपेटकर पेश करने का आदेश दे दिया। कासिम को बैल के चमड़े में लपेटकर खलीफा के सामने लाया गया, लेकिन कासिम की रास्ते में ही पेनफुल डेथ हो चुकी थी। इस तरह राजा दाहिर की बेटियों ने सिंध और अपने पिता का बदला ले लिया। कासिम केवल 715 एडी तक ही शासन कर पाया। इस शॉर्ट पीरियड में ही उसने नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स इंपोज कर दिया था। इस प्रकार भारत पर फर्स्ट अरेबियन इन्वेडर का दर्दनाक अंत हो गया। अरबों द्वारा शुरू किए गए इस्लाम के अधूरे प्रसार कार्यों को तुर्कों ने पूरा किया। यामिनी वंश का फाउंडर अलपतगीन था, जिसने गजनी को अपनी कैपिटल बनाया। इसका पुत्र सुबक्तगीन फर्स्ट टर्क इन्वेडर था, जिसने इंडिया पर अटैक किया। इस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हिंदुस्तानी राजवंश का शासन था। सुबक्तगीन की विक्ट्री ने मोहम्मद गजनवी के लिए कैटलिस्ट का काम किया और उसने 1009 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत पर 17 बार अटैक किया। महमूद गजनवी ने मथुरा पर 1016 एडी में और सोमनाथ पर 1025 एडी में अटैक किया। 1029 एडी में उसका लास्ट युद्ध जाटों से हुआ। 12th सेंचुरी एडी में गोरी वंश की स्थापना हुई। इसका बेस नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान था। इस वंश के मोहम्मद गौरी ने 1175 एडी में भारत में मुल्तान पर अटैक कर दिया। 1191 एडी में तराइन के फर्स्ट वॉर में वह पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर 1192 एडी में सेकेंड तराइन वॉर में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब भारत में कोई भी ऐसा पावरफुल स्टेट नहीं बचा था जो मोहम्मद गोरी को हरा सके। मोहम्मद गोरी की अचानक 1206 एडी में हुई मौत के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के जीते गए एरियाज के लिए खुद को शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार भारत में 1206 एडी से दिल्ली सल्तनत के पीरियड की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था।
उसके लिबरल व्यू के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। 1199 एडी में उसने संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा। ध्यान दीजिएगा, तब वो सुल्तान नहीं था। एडी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश शासक बना। वो भी एक गुलाम था और इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं। 1229 ईडी में उसको बगदाद के खलीफा का मान्यता पत्र मिल गया। 1221 ईडी में दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। इसका सॉल्यूशन इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार करके निकाला और इस प्रकार वह दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाने में सफल रहा। सल्तनत पीरियड के दो सिग्निफिकेंट कॉइन, सिल्वर का टंका और कॉपर का जीतल, इसी समय शुरू हुए। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को घोषित किया। 1236 एडी में इल्तुतमिश की डेथ के बाद दिल्ली की जनता के सपोर्ट से रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। ये पहली बार था जब जनता के सपोर्ट से कोई शासक बना था। 13 अक्टूबर 1240 एडी को उसकी हत्या हरियाणा के कैथल में कर दी गई। रजिया सुल्ताना के बाद 1240 एडी में उसका भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठा। 1242 एडी में अलाउद्दीन मशहूर शाह गद्दी पर बैठा, जिसके बाद 1246 एडी में नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन के शासनकाल में स्टेट की सभी पावर बलबन के हाथों में थी। 1265 एडी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने सुल्तान के पद की गरिमा को स्टैब्लिश करने के लिए ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया। उसके शासन की सफलता का कारण उसका स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्काने चहलगामी को भी खत्म कर दिया। 1287 एडी में बलबन की डेथ के बाद उसका पौत्र कैकुबास सुल्तान बन गया, जो 1290 एडी तक शासन करता रहा। उसे ही मारकर उसके वजीर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही मुस्लिमों ने साउथ इंडिया पर पहला अटैक देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया। 19वीं सेंचुरी 1296 एडी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। उसकी सर्वाधिक सिग्निफिकेंट विक्ट्री 1303 एडी में चित्तौड़ की थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी चित्तौड़ को जीत नहीं पाया था। अमीर खुसरो की पद्मावती की कहानी इसी युद्ध का विवरण देती है। उसने प्राइस कंट्रोल के लिए एक बेहतरीन बाजार व्यवस्था बनाई थी, जिसकी मदद से वो एक बड़ी और सैलरीड आर्मी भी मेंटेन कर पाया था। 1316 एडी को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बना। इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि वो बिना कपड़ों के ही राज दरबार में पहुंच जाता था और यहां से वहां भागता रहता था। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था और आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्यों अंतिम शासक था। 1320 एडी में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी का टाइटल अपनाया, जिसकी मीनिंग है काफिरों के लिए घातक। जब गियासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल कैंपेन पर था, तब उसे पता चला कि वर्कर्स ने उसके ऑर्डर्स को डिफाई किया और वो निजामुद्दीन औलिया के वाटर टैंक पर काम कर रहे हैं। इस बात से नाराज सुल्तान ने औलिया को संदेशा भिजवाया कि उसके लौटने से पहले वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं। इस पर औलिया ने कहा था, हुनुज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी दूर है। कहते हैं कि उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ही उसके स्वागत समारोह के लिए बनाए गए लकड़ी के पैवेलियन के कोलैप्स कर जाने से 1325 एडी में उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। इसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने समय से बहुत आगे था, बट ही हैड बीन अ मैन ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड क्राइसिस। उसने नॉमिनल करेंसी की शुरुआत की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। उसने कैपिटल दिल्ली के बजाय दौलताबाद ट्रांसफर की। इसमें भी उसे बहुत अधिक नुकसान हुआ। जब उसने दोआब में टैक्स बढ़ाया तो वहां सूखा पड़ गया। उसके मरने पर बदायूनी लिखते हैं कि सुल्तान को लोगों से और लोगों को सुल्तान से आजादी मिल गई। 1351 ईडी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना।
वह एक कट्टर और धर्मांध शासक था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स इंपोज कर दिया और मुसलमान धर्म गुरुओं को खुश करने के लिए जगन्नाथ टेम्पल को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन पर काफी काम किया था। 1388 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तुगलक वंश के कमजोर शासक 1414 एडी तक शासन करते रहे। तुगलक वंश को सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने मंगोल तैमूर की हेल्प से समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने 1451 एडी तक शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी इच्छा से दिल्ली की गद्दी छोड़ दी, जिसके बाद बहलोल लोदी ने फर्स्ट अफगान किंगडम को स्टैब्लिश किया। बहलोल लोदी ने 1451 एडी से 1489 एडी तक शासन किया। इसके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने 1489 एडी से 1517 तक शासन किया। सिकंदर लोदी ने सिकड़ चुके सल्तनत को एक्सपेंड करने का प्रयास किया। उसने आगरा शहर को भी बसाया। इसके पश्चात इब्राहिम लोदी 1517 एडी में गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी को ही हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत में इनवाइट किया था, जिसने अप्रैल 1526 एडी में पानीपत बैटल में इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला। इसी के साथ भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दोस्तों, हम मुगलों के बारे में जानने से पहले नॉर्थ और साउथ इंडिया में इस पीरियड के रीजनल स्टेट्स और 1516 एडी के रिलीजियस मूवमेंट को देखेंगे और उसके बाद मुगल एम्पायर को। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का प्रोसेस साउथ इंडिया से उस समय स्टार्ट हुआ जब मदुरई के गवर्नर एहसान शाह ने रिवोल्ट कर दिया और 1333 एडी में इंडिपेंडेंट मदुरई सल्तनत को स्टैब्लिश किया। इसी के ठीक बाद 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने हिस्टोरिकल विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से 1338 एडी में स्वतंत्र हो गया था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला यह पहला स्टेट था। 1342 एडी में अलाउद्दीन अली शाह के एक कमांडर इलियास खान ने बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। कश्मीर एक ऐसा प्रोविंस रहा है जो कभी भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं बना। 1286 एडी में सिंहदेव ने कश्मीर में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की। शमशीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसने 1339 एडी में शमशीर वंश की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के एक हिजड़े मलिक सरवर ने यहां शर्की राज्य की स्थापना की। वह एक बहुत ही बहादुर और सम्मानित व्यक्ति था। मालवा की इंडिपेंडेंट सल्तनत की स्थापना 1401 एडी में हुसैन खान गौरी ने की थी। मेवाड़ पर खिलजियों का शासन बहुत कम समय तक रहा और खिलजियों के डिक्लाइन के समय 1318 एडी में सिसोदिया वंशीय हम्मीर देव ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और सिसोदिया वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के समय ही राव चूड़ ने मॉडर्न मारवाड़ की स्थापना की। उनके पुत्र जोधा ने जोधपुर सिटी को बसाया। 1391 ईडी में दिल्ली सल्तनत का सूबेदार जफर खान स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना करता है और मुजफ्फर शाह का टाइटल अपनाकर शासन करना शुरू कर देता है। डेक्कन में जफर खान नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के टाइटल के साथ बहमनी एम्पायर की नींव रखी। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल खान ने 1489 ईडी में बीजापुर में आदिल शाह वंश की स्थापना की। वहीं 1490 ईडी में अहमद शाह ने अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना की। उसने निजामुल मुल्क की उपाधि ग्रहण की थी। गोलकुंडा का मुस्लिम स्टेट वारंगल के पुराने राजवंश अवशेषों पर स्थापित हुआ था। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का फाउंडर कुली कुतुब शाह था। उसने 1518 एडी में अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। 1336 एडी में विजयनगर किंगडम की स्थापना एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद सलू वंश के नरसिंह सलुव ने 1485 ईडी में इस किंगडम को अपने अधिकार में ले लिया। लगभग 20 वर्षों के बाद तुलु वंश के वीर नरसिंह ने 1505 ईडी में इस किंगडम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
1570 एडी में अराविडु वंश के किंगडम पर अराविडु वंश का शासन स्थापित कर दिया। इस वंश का शासन उस समय तक चला जब तक कि 23 जनवरी 1665 एडी तालिकोटा वॉर में विजयनगर किंगडम नष्ट नहीं हो गया। दोस्तों, आइए अब हम 15-16 सेंचुरी एडी के रिलीजियस मूवमेंट को देखते हैं। 8th सेंचुरी एडी में भारत में दो धार्मिक आंदोलन प्रचलित हुए। ये थे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। शुरुआत सूफी मूवमेंट से करते हैं। सूफीवाद इस्लामिक रिफॉर्म के रूप में ईरान से स्टार्ट हुआ था। सूफीवाद प्रेम और उदारता पर अधिक बल देता है। 12th सेंचुरी एडी में बहुत से सूफी संत भारत आ चुके थे, जिनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्होंने अजमेर को अपना रेसिडेंस बनाया। ये सूफीवाद के चिश्ती स्कूल से रिलेटेड थे। बाद में सूफीवाद के अन्य स्कूल जैसे कि सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, फिरदौसी और नक्शबंदी भी भारत के डिफरेंट रीजन में प्रचलित हुए। सूफी मूवमेंट के कंपैरिजन में भक्ति मूवमेंट अधिक पुराना है। इसके रूट्स उपनिषदों में हैं। भक्ति मूवमेंट ने यज्ञ आदि कर्म कांडों का विरोध किया और एक ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर आदि। मिडिल हिस्ट्री की क्लास में इन सभी को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। अब हम शुरू करते हैं मुगल एम्पायर, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी के कारण अपने कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में जेलेसी का सब्जेक्ट था। मुगल साम्राज्य के फाउंडर बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 एडी को फरगना में हुआ था। 14 फरवरी सुनकर आपके दिमाग में जो आया है, बाबर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने 27 अप्रैल 1526 एडी को स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। इससे क्लियर हो गया कि बाबर भारत में ही रहेगा। यही वह मुख्य कारण था कि उसका राणा सांगा के साथ खानवा का वॉर 17 मार्च 1527 एडी को हुआ, क्योंकि राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खानवा वॉर में बाबर की विजय ने भारत में मुगलों की सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। बाबर की डेथ के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा। हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हरा दिया। किसी तरह एक भिस्ती की मदद से हुमायूं अपनी जान बचा सका और इस प्रकार भारत में कुछ समय के लिए अफगान वंश का शासन स्थापित हो गया। 22 जून 1555 को सरहिंद के वॉर में मुगलों ने अफगानों को हराया, जिससे हुमायूं का शासन फिर से स्थापित हो गया, लेकिन वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सका। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर 1556 एडी में उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसके मरने पर इतिहासकार लेन पुल लिखते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर शासक बना। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 एडी को हुआ था। उसके जन्म के समय उसका नाम बदरुद्दीन था। अकबर जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। इसलिए उसके राजकाज के कार्यों में उसके प्रधानमंत्री बैरम खान ने उसकी हेल्प की। सच बताऊं तो अधिकांश कार्य बैरम खान ही किया करता था। अकबर ने अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए अन्य राज्यों पर अटैक किया और जहां जरूरत महसूस हुई वहां मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी स्टैब्लिश किए। आमेर के शासक भारमल थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया, जिनका नाम जोधाबाई था। आपने जरूर सुना होगा। अकबर ने जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म किया। उसकी रिलीजियस पॉलिसी सुलह कुल की थी, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, और उसने गुजरात जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी को बसाया। वो उसकी कैपिटल बन गई। उसके नवरत्नों में अब्दुल रहीम, अब्दुल फजल, बीरबल, फैजी, हमीम हुमान, राजा मान सिंह, शेख मुबारक, तानसेन और टोडरमल शामिल थे। 1575 में बने इबादत खाने में सभी धर्मों पर चर्चा होती थी। 1605 एडी में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा। 1606 एडी में जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इस कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी थी। जहांगीर की धार्मिक नीति लगभग अपने पिता जैसी टॉलरेंट ही थी। जहांगीर के शासनकाल में ही ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 एडी में और सर थॉमस रो 1615 एडी में उसके दरबार में आए। अक्टूबर 1627 एडी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहजहां अपने सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और भाइयों को निपटाकर 1627 एडी में मुगल सिंहासन पर बैठते हैं। शाहजहां ने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इसके साम्राज्य में 22 प्रोविंस थे। उसी के समय में भारत की विश्व प्रसिद्ध इमारतें जैसे कि ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद आदि का कंस्ट्रक्शन हुआ। 1658 एडी में शाहजहां की मृत्यु हुई, जिसके बाद औरंगजेब ने खाजवा और देवराय के वॉर में अपने भाइयों सूजा और दारा शिकोह को मारकर मुगल सिंहासन हथिया लिया। मुगल शासक औरंगजेब ने डेक्कन के राज्यों को मुगल किंगडम में मिलाने की भरपूर कोशिश की, जिस कारण वह डेक्कन में मराठों से उलझ गया और मराठों से यही टकराहट लास्ट में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बनी। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में अपने शिखर पर था। इसकी सीमाएं सभी मुगल शासकों से अधिक बड़ी थी। सभी मुगल शासकों में औरंगजेब धार्मिक रूप से सर्वाधिक कट्टर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के इतिहास को हम मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। अब हम मेडल हिस्ट्री के लास्ट पार्ट मराठा किंगडम को देखेंगे। मराठा बीजापुर और अहमदनगर में ऊंचे पदों पर नियुक्त थे। औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति कट्टर नीति और ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण मराठों का एक शक्ति के रूप में उदय हुआ। शिवाजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईडी को पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि ग्रहण की और ब्राह्मण धर्म की रक्षा का व्रत लिया। 1664 एडी में शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला बोल दिया। ये मुगलों को खुली चुनौती थी, इसलिए मराठों के दमन के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। जयसिंह के एफर्ट से 1665 एडी में पुरंदर की संधि हुई। 1666 एडी में शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन उन्हें 5000 रैंक के मनसबदारों के पीछे खड़ा कर दिया गया। उचित सम्मान न मिलने के कारण वो दरबार से उठकर चले गए। इन बिटवीन मुगलों एवं मराठों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। 1680 ईडी में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी 2 पत्नियों से पैदा हुए बच्चों संभाजी और राजा राम में झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें संभाजी शासक बने। औरंगजेब से युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी और बेटा साहूजी मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए। उनकी मृत्यु के बाद मराठा परिषद ने 1689 एडी में राजा राम को राजा घोषित किया। इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 एडी में बहादुर शाह ने साहूजी को जेल से छोड़ दिया और मराठा गद्दी को लेकर साहूजी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहूजी विजयी रहे। यहीं से पेशवाओं के उत्थान का दौर शुरू होता है। इसी के साथ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का एंड होता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये हुई ना बात। और अगर ये सेशन आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं बताता हूं क्या करना है। आपको अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप उसके पावर बटन को प्रेस करके स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद चुपचाप जाके सो जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये एक मजाक की बात है। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट दिस सेशन इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब तक के लिए